जय हिंद फ्रेंड्स। मैं अर्पित कुमार जीएस में हिस्ट्री में आपको मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत में मैं जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है 1857 की क्रांति। हमारा टारगेट होना चाहिए पढ़ना है, सीखना है, उन्नति करना है। पढ़ना मतलब वो नहीं, पढ़ने का मतलब नौकरी करना नहीं, परसेंटेज लाना नहीं। पढ़ने का मतलब है सोचने की क्षमता को विकसित करना। एक बार सोचने की क्षमता सही दिशा में विकसित हो गई तो आप कुछ भी बनिए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, नेता बनिए, कुछ भी बनिए। आज इस देश के 80% लोग शिक्षित हैं। इस देश में 80% लोग शिक्षित हैं और डिप्रेशन का शिकार हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षा ने सोचने की क्षमता को विकसित नहीं किया। अगर सोचने की क्षमता सही दिशा में विकसित हो जाती तो ये जो 80% लोग शिक्षित हैं इस देश में, वो आज डिप्रेशन का शिकार नहीं होते। आज 18 साल की एज में लड़के डिप्रेशन का शिकार हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके डिप्रेशन का शिकार हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षा ने सोचने की क्षमता जो थी उसको सही दिशा में विकसित नहीं किया। पढ़ना है, सीखना है, उन्नति करना है। इस देश में 80% लोग शिक्षित हैं और फिर भी डिप्रेशन का शिकार हैं, सुसाइड कर रहे हैं लोग। अच्छी अच्छी पोस्ट पे जो लोग हैं वो सुसाइड कर रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति क्यों हुई? 1857 का विद्रोह क्यों हुआ? क्या क्या कारण रहे? किन कारणों से 1857 का विद्रोह हुआ? उसके आउटकम्स क्या निकले? उसके परिणाम क्या निकले? क्या 1857 का विद्रोह सफल हुआ? नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? और इस देश के लोगों ने जब मुगल यहां पे आए तब विद्रोह नहीं किया, तुर्क के लोग यहां पे आए तब इस देश के लोगों ने विद्रोह नहीं किया। और क्या ऐसे हालात बन गए कि भारत के लोगों ने अंग्रेजों के सामने विद्रोह कर दिया? मुगल यहां पे आए, उन्होंने ताजमहल बनवाया, लाल किला बनवाया, और जब ताजमहल बनवाया, लाल किला बनवाया, तो मजदूर कहां से लेके आए? भारत के मजदूर। अंग्रेजों ने क्या किया? यहां से धन को लूटा, ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन निकासी का सिद्धांत। अंग्रेजों ने क्या किया? यहां से धन को लूटा और यूरोप ले गए। एक राजा अपने नाम की चिंता करेगा, एक परिवार का मुखिया अपने परिवार की चिंता करेगा, और एक कंपनी किस बात की चिंता करेगी? कंपनी सिर्फ अपने प्रॉफिट की चिंता करेगी। और भारत में शासन कौन कर रहा है? 1757 से जो दौर स्टार्ट हुआ 1857 तक आते आते भारत में शासन कौन कर रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी। और कंपनी क्यों चिंता करेगी? कंपनी तो सिर्फ अपने प्रॉफिट की चिंता करेगी। राजा अपने प्रजा की चिंता करेगा, परिवार का मुखिया अपने परिवार के लोगों की चिंता करेगा, पर एक कंपनी सिर्फ अपने प्रॉफिट की चिंता करेगी। कि कोई भी कंपनी हो वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोचेगी। उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा है कि लोग किस तरीके से जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा है। और भारत में शासन कौन कर रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पे शासन कर रही है। यहां पे टैक्स को बढ़ा दिया कंपनी ने। हर वर्ग यहां पे परेशान। इन्होंने जिस व्यक्ति को, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस भी व्यक्ति को राजा बनाया, मीर कासिम हो, मीर जाफर हो, सबसे पैसा लिया, सभी से पैसा लिया, किसी को नहीं छोड़ा। उसी टाइम पे क्या हुआ?
अकाल पड़ गया। अकाल पड़ गया तो अमरोहा का जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था, उसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को लेटर लिखा। उसने कहा कि साहब अकाल पड़ गया है और टैक्स के कलेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं बचा हुआ है, सिर्फ घास बची हुई है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने आदेश दिया कि घास भी इकट्ठी कर लो, घास भी बहुत काम की चीज है। उसी टाइम पे इन्होंने एक नियम पारित कर दिया, सूर्यास्त का नियम। सूर्यास्त का नियम क्या था कि जो भी जमींदार टैक्स देता था, तो सूर्यास्त के नियम में क्या था कि शाम, जैसे आपको कल टैक्स देना है, 5 बजे तक आपको टैक्स देना है, आपको कर देना है। अगर आपने शाम को 5 बजे तक टैक्स नहीं दिया तो आपकी सारी जमीन जायदाद ईस्ट इंडिया कंपनी की हो जाएगी, सब हड़प लिया जाएगा। राजा परेशान, जमींदार परेशान, हर तरीके से शोषण किया, आर्थिक शोषण किया, धार्मिक शोषण किया, हर तरीके से उन्होंने शोषण किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। कंपनी को सिर्फ चाहिए था प्रॉफिट, अपना प्रॉफिट। कंपनी को किसी बात, इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा था। 50% तो उन्होंने टैक्स लगा दिया, मंदिर पर टैक्स लगा दिया, मस्जिदों पर भी टैक्स लगा दिया। हर व्यक्ति, हर वर्ग का व्यक्ति परेशान। इन्होंने धर्म पे भी आक्षेप किया। ईसाई धर्म का व्यक्ति जो यूरोप से आ रहा है और वो यहां पे आके सती प्रथा को बैन कर रहा है। अगर कोई बाहर का व्यक्ति आए और आपके धर्म पे आक्षेप करे, आके आपके धर्म में बताए आके कि आपको ये नहीं करना है, आपको ये करना है, तो बुरा लगेगा। जाहिर सी बात है, हमें बुरा लगेगा कि एक बाहर से व्यक्ति आ रहा है, वो हमें बता रहा है कि आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना है। तो धार्मिक शोषण भी किया इन्होंने, आर्थिक शोषण किया, धार्मिक शोषण किया, हर तरीके से व्यक्ति को परेशान किया। सर, धोखा दर्द बहुत देता है। जब कोई गले लगा के धोखा देता है तो दर्द बहुत होता है, गले लगा के चीट करता है तो दर्द बहुत होता है। और वही किया इन्होंने। सहायक संधि के तहत इन्होंने कहा कि अब आपके ऊपर हम आंच नहीं आने देंगे, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस भी राज्य के साथ सहायक संधि की, उससे कहा कि अब आपके पास, अब आपके ऊपर कोई आंच नहीं आने देंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी भी तरीके से प्रॉब्लम नहीं होगी। सहायक संधि के तहत उन्होंने यही कहा। और जस्ट अपोजिट तुरंत उन्होंने क्या किया, राज्य झड़प नीति के तहत उन्होंने राज्य झड़पना स्टार्ट कर दिया। किसी राजा के कोई पुत्र नहीं है तो उसका राज्य झड़प लिया। देखो, सहायक संधि के तहत सहायता कर रहे हैं और दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, राज्य झड़प रहे हैं। सर, जब कोई गले लगा के धोखा देता है, जब कोई गले लगा के चीट करता है तो दर्द बहुत होता है। और वही काम कर रही है ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी को सिर्फ चाहिए अपना प्रॉफिट। कंपनी भारत से माल ले लेती थी यूरोप, और यूरोप से भारत, भारत से यूरोप। कंपनी का काम था खरीदना बेचना, खरीदना बेचना, यही कंपनी का काम था। और सर, किसी भी कंपनी के हाथ में जब राजनीतिक सत्ता आ जाती है तो वो सर बहुत उल्टा हो जाता है। फिर वो कंपनी सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोचती है, उसको वहां की जनता के बारे में, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो बिल्कुल नहीं सोचती है कि वहां की जनता किस तरीके से सर्वाइव कर रही है, क्या प्रॉब्लम्स है, उस बारे में। जब भी किसी कंपनी के हाथ में राजनीतिक सत्ता आ जाती है, और यहां पे सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में, भारत की सत्ता किसके हाथ में, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। 1757 से स्टार्ट हुआ, 1857 की क्रांति तक का दौर आ गया। सत्ता कौन संभाले हुए, ईस्ट इंडिया कंपनी। जहां मैंने कहा सर, धोखा दर्द बहुत देता है, जब कोई गले लगा के चीट करता है तो दर्द बहुत होता है। जहां ये सहायक संधि के तहत सहायता कर रहे थे, वहीं जस्ट अपोजिट में राज्य झड़प नीति के तहत राज्यों को हड़प रहे थे अंग्रेज। उसी टाइम इन्होंने एक गलती कर दी। गलती ये कर दी कि इन्होंने भारतीय सेना पे हाथ डाल दिया। मैं सलाम करता हूं यहां से तीनों भारतीय विंगों को, थल सेना, वायुसेना और नौसेना को। विश्व की सबसे महानतम सेना भारतीय सेना। यूएन जहां भी ऑपरेशन करता है तो सबसे पहली प्रेफरेंस भारतीय सेना को देता है।
भारतीय सेना पे हाथ किस तरीके से डाल दिया इन्होंने। ब्राउन बेस राइफल के स्थान पे नई जो राइफल आई थी, न्यू इनफील्ड राइफल जो आई, उसमें पड़ने वाले जो कारतूस थे वो गाय और सूअर की चर्बी के बने होते थे। और गाय हिंदू धर्म के लिए और सूअर मुस्लिम धर्म के लिए, दोनों के लिए ही गलत है। उनकी चर्बी से बने हुए कारतूस मुंह से छीलने पड़ते थे। अब वो दोनों धर्म को ही नष्ट कर रहे थे। तो एक बहादुर सिपाही मंगल पांडे इस क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण, इस क्रांति में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निभाने वाले एक जो व्यक्ति थे मंगल पांडे, उन्होंने इन कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया और उन्होंने अपने ऑफिसर्स की गोली मार दी। अब मान लो कहीं की कोई घटना हो, जैसे यूपी में कोई घटना घटित हो जाए किसी भी जिले में, और जब वो घटना घटित हो जाए और उसके बाद जब वो खबर दूसरी जगह पहुंचे तो वहां के लोगों में एक एक्साइटमेंट उत्पन्न हो जाती है। अगर कोई गलत कर रहा है, देखो हर वर्ग का व्यक्ति परेशान था, हर वर्ग का व्यक्ति परेशान। यूपी में कोई घटना घटित हो जाए और उस घटना की सूचना जब दूसरी जगह पहुंचती है तो वहां के लोगों में एक एक्साइटमेंट अलग से उत्पन्न हो जाती है कि वहां के व्यक्ति ने ऐसा करने से मना कर दिया, इस काम को करने से मना कर दिया। 10 मई को जब ये खबर मेरठ पहुंची तो मेरठ के जो सिपाही थे उन्होंने उन कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। जब उन पे प्रेशर बनाया गया तो उन्होंने अपने जो ऑफिसर्स थे उनको गोली मार दी, और जब गोली मार दी तो वहां विद्रोह उत्पन्न हो गया। अब वो मारधाड़ करते हुए दिल्ली की तरफ मूव करना स्टार्ट हो गई। अब दिल्ली की तरफ मूव करना स्टार्ट इसलिए हो गए क्योंकि वहां पे इनका जो राजा था बहादुर शाह जफर, वो दिल्ली में बैठा हुआ था। 11 मई को ये दिल्ली जा पहुंचे और उससे बोला कि आप संभालिए भारत को, आप ही हमारे राजा हैं और आप संभालिए। अब देखो, कल्पना कीजिएगा, एक ट्रेन, कल्पना करना, इस चीज को कहानी के तौर पे समझना। एक ट्रेन इलाहाबाद से चली, एक ट्रेन इलाहाबाद से चली और 7-8 लोग एक कंपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, सामने एक खली साहब बैठे हुए हैं। तो खली साहब हष्ट पुष्ट हैं, कभी इस व्यक्ति का कॉलर पकड़ा, उसके 4 झापड़ मार दिए, कभी उसके ऊपर धुआं मार दिया बीड़ी का, कभी उसके ऊपर थूक दिया, कभी उसके बाल पकड़ के नोच दिए। हर किसी को परेशान किए हुए हैं और हिम्मत नहीं हो रही है किसी की कि इनसे कुछ कह जाएं। क्यों? क्योंकि पता है खली साहब हैं, पकड़ के रगड़ देंगे। समझो आप में से एक उठा और दूसरा ना उठा, साथ वाला, तो रगड़ दिया जाएगा, मसल दिया जाएगा। हिम्मत नहीं हो रही है किसी की। ट्रेन पहुंचती है आगरा कैंट स्टेशन पे। जब ट्रेन आगरा कैंट स्टेशन पहुंचती है तो वहां पर एक भारतीय सेना का जवान उस ट्रेन में चढ़ता है, जो पिछले काफी टाइम से छुट्टी पे नहीं गया है, और वो आके उसी कंपार्टमेंट में आके जाके बैठ जाता है। और खली साहब अपने उसी मजे में धुत थे। उन्होंने एकदम नई सिगरेट निकाली और उसका धुआं निकाल के जो उस भारतीय सेना के जवान के ऊपर लगाया, अब वो तुरंत गुस्से में उठा, उसने उठा के लगा के लात और 2 मुक्का लगाई खली साहब को, और साथ के जितने लोग उस कंपार्टमेंट में बैठे हुए थे सब एक साथ खड़े हो गए, भैया हमें भी बहुत मारा, हमारी भी हालत बहुत खराब कर दी। बस यही था 1857 की क्रांति का विद्रोह। हर व्यक्ति परेशान था, राजा भी परेशान था, जमींदार भी परेशान था, आम जनता भी परेशान थी, पर हिम्मत नहीं हो रही थी किसी की। उसमें पूरा मटेरियल तैयार था, आग लगनी बाकी थी। परेशान तो हर वर्ग था, पर उसमें आग लगनी बाकी थी। आग किसने लगाई? मंगल पांडे ने। बस यही था 1857 की क्रांति। इस 1857 की क्रांति, 1857 के विद्रोह में इसकी सफलता नहीं लिखी थी। ये 1857 का विद्रोह सफल नहीं हो पाया। सफल नहीं हो पाने के पीछे के कारण थे
कि इसका कोई पार्टिकुलर गोल नहीं था कि हम ये काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। नाना साहब अपनी पेंशन के लिए लड़ रहे हैं, महारानी लक्ष्मीबाई ये अपने राज्य के लिए लड़ रही हैं, कोई किसी के लिए लड़ रहा है, कोई किसी के लिए लड़ रहा है, इनका कोई पार्टिकुलर गोल नहीं है। और सामूहिक एकता भी नहीं है कि मान लो यहां से, जैसे मान लो देहरादून से क्रांति स्टार्ट हुई और यहां के लोगों ने जीत लिया, और यहां जीतने के बाद ये लोग आगे हरिद्वार की तरफ मूव कर गए, पीछे से अंग्रेजों ने आया यहां पे कब्जा कर लिया, हरिद्वार से इन्होंने जीत लिया, हरिद्वार के पास ही जैसे रुड़की पहुंचे तो अंग्रेज पीछे आए, उन्होंने फिर वापस जाके हरिद्वार कब्जा कर लिया। तो ऐसा कोई पार्टिकुलर इनके पास ऐसी कोई सामूहिक एकता नहीं थी जिस कारण ये क्रांति सफल हो पाती। उसमें क्या था कि बंगाल के जहां सैनिक इस क्रांति में विद्रोह कर रहे थे, वहीं गोरखा के जो सैनिक थे वो इसको सपोर्ट कर रहे थे। क्रांति सफल नहीं हो पाई। रीजन, 4 लोग क्रांति को कर रहे हैं, 40 लोग क्या कर रहे हैं, मुखबरी कर रहे हैं। वहां जाके बता देते रहे हैं साहब ये लोग आपके खिलाफ क्रांति करने आ रहे हैं, आप साहब ये आपके खिलाफ ऐसे करने आ रहे हैं। इस कारण क्या हुआ, ये 1857 की क्रांति सफल नहीं हो पाई। कल जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे 1858। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर, जय हिंद।